मोदी 3.0 के फर्स्ट डे का आज फर्स्ट शो है। शपथ के बाद अब कर्म पथ पर चलने को तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम। पूरी संभावना है कि आज शाम कैबिनेट मीटिंग से पहले ही मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा और इसी के साथ क्लियर हो जाएगा कि मोदी के स्पेशल 71 में किसका कद क्या होगा, क्या पद होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। अब मोदी 3.0 की पहली बैठक आज शाम 5 बजे होने जा रही है। कल शाम शपथ लेने वाले 72 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं। खास बात है कि इस बार मोदी सरकार में बड़े स्तर पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के सहयोगी दलों की भी हिस्सेदारी है। इसमें तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, आरएलडी और अपना दल भी शामिल है। मोदी के 71 मंत्रियों में महाराष्ट्र से जीत कर आई 37 साल की रक्षा निखिल खड़से सबसे युवा मंत्री हैं, जबकि बिहार से जीत कर आए 79 साल के जितिन राम मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। मोदी 3.0 में कल कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल है। कल जिन्होंने शपथ ली उसकी तस्वीरें लगातार आपने इंडिया टीवी पर देखी। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल है। आइए आपको नाम बता दें एक एक करके। कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी किसे दी गई, हालांकि अभी तक पोर्टफोलियो का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिनके नाम सामने आए, जिन्होंने शपथ ली, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा नए चेहरे कैबिनेट में, शिवराज सिंह चौहान नए चेहरे कैबिनेट में, पीयूष गोयल पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं, एचडी कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, इसके अलावा एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण। अगर इन चेहरों को देखेंगे तो बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर दोनों अपने अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। सहयोगी दल के नेता एचडी कुमारस्वामी, इन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के नेता जितिन राम मांझी, जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जयंत चौधरी नया चेहरा, प्रताप राव जाधव नया चेहरा कैबिनेट में दिखाई देने जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह नया चेहरा जो कैबिनेट में दिखाई देने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में 36 राज्य मंत्रियों को भी जगह दी गई। इसमें जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर, सतीश चंद्र दुबे, भागीरथ चौधरी, कमलेश पासवान, शोभा करंदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर और संजय सेठ, इनका नाम शामिल है। कुछ और नाम सिर्फ स्क्रीन पर फ्लैश करें। श्रीपद नायक, वी सोमन्ना, पी चंद्रशेखर, सुरेश गोपी, रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि एक सरप्राइज चेहरे थे, हार के बावजूद उन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। बंडी संजय कुमार, जिन्हें शामिल किया गया, राजभूषण चौधरी, तोखन साहू, दुर्गादास उइके, रक्षा खड़से, सुकांत मजूमदार, सावित्री ठाकुर, हर्ष मल्होत्रा और भूपति राजू, ये नाम इस वक्त आपको राज्य मंत्री के तौर पर दिखाई देंगे। नीमूबेन बामभनिया, मुरलीधर मोहोल, जॉर्ज कुरियन और पवित्रा मार्ग्रिटा, जो आपको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए मोदी 3.0 में एक ये नई तस्वीर आपको दिखाई देगी। मोदी कैबिनेट शपथ ले चुकी है। अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे का इंतजार किया जा रहा है। किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसकी खबर इंडिया टीवी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। हम फिलहाल आपको बताते हैं मोदी 2.0 कैबिनेट में किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय था और इस बार क्या बदलाव हो सकता है। पिछली सरकार में कुल 37 मंत्रियों को इस बार जगह नहीं मिली है और इसका असर मोदी सरकार के लुक पर भी पड़ना तय है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर आज इस बात पर होगी कि टॉप 4 मंत्रियों के क्या विभाग बदले जाते हैं या फिर ये अपने पुराने मंत्रालयों की ही जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। मोदी कैबिनेट में सबसे अहम यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस की हम बात करते हैं। इसमें पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये 4 नाम शामिल थे। अब इन मंत्रियों का विभाग बदलता है या नहीं, आज शाम को कैबिनेट की बैठक के बाद साफ हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये 4 सबसे महत्वपूर्ण चेहरे पिछली कैबिनेट में दिखाई दिए थे, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल थे। इस बार
मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं। रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हैवीवेट कद वाले ललन सिंह को कोई हैवीवेट मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। वो पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं, लेकिन सरकार और संगठन का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के साथ साथ बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। पिछली सरकार में उनके मंत्री बनने की उम्मीदें थीं, तब आरसीपी सिंह इस बार मंत्री बन गए थे। ललन सिंह को मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला चेहरा आपके सामने जीतन राम मांझी का 79 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी। दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है अपनी पार्टी से जीतकर। एक चेहरा, लेकिन यह चेहरा महत्वपूर्ण क्योंकि दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और कास्ट इक्वेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जा सकता है। कल ही इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इंतजार आज शाम तक का करिए। मोदी 3.0 में बिहार से राजभूषण चौधरी अगला चेहरा जो निषाद जाति से आते हैं। राजभूषण चौधरी को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। खास बात यह है कि राजभूषण ने पहली बार चुनाव में जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, वो मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जाति से आते हैं। पहले वीआईपी में थे पिछली बार, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट मिला, जीत गए और मंत्री भी बन गए। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, थोड़ी भी उम्मीद थी, ईमानदारी से कहिए, जब आप चुनाव लड़ रहे थे कि केंद्र में मंत्री बन जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को और मुजफ्फरपुर की महान जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जहां तक उम्मीद की सवाल है, तो मंत्री बनना मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि हमने जो भी सोचा पार्टी ने उससे बढ़ करके दिया। कितने बजे आपको जानकारी मिली, कब फोन आया? 10 बजे के करीब हमको जानकारी मिली। अच्छा, अब ये बताइए कि एक बात जो समझ में आ रही है कि चूंकि निषाद वोटर महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी का गठबंधन हो गया, आंकड़े भी कुछ ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि महागठबंधन ने निषाद को जोड़ा, मुकेश सहनी को जोड़ा, तो उनको थोड़ी सफलता मिली है। आपके पास एक बड़ी चुनौती होगी इस निषाद वोटर को साधने की, कैसे करेंगे? देखिए, कहीं ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी को। निषाद वोटर हमेशा से एनडीए के साथ रहा है। हम भी जब चुनाव लड़े थे उस समय भी एनडीए को सपोर्ट किया था, क्योंकि हम केवट के वंशज हैं और केवट और राम का अलायंस, उनका मित्रता जग जाहिर है, त्रेता युग से चला आ रहा है। तो हम केवट के वंशज का तो नेचुरल अलायंस उस समय से चला आ रहा है, इसलिए कोई अननेचुरल अलायंस के साथ जाना नहीं चाहेगा। निषाद समाज बहुत बारीकी से आप जब देखेंगे, अभी भी बिहार में 60-70% निषादों ने, खासकर मुजफ्फरपुर में तो 80% बहुत बूथ पर गया है। अच्छा, कल प्रधानमंत्री आप लोग को निर्देश दे रहे थे, जो तस्वीरें आई, वीडियो आया, क्या कह रहे थे, कौन सा लक्ष्य दिया उन्होंने? बस गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने बताया कि कैसे काम करना है। बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत पुराने लोग भी हैं, तो अच्छा काम करना है, सकारात्मक काम करना है, देश निर्माण के लिए काम करना है। कोई चेहरा चमकाने की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने बार बार आ जाने से बहुत हम मानने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर अच्छा काम करेंगे, मेरे पास नहीं भी आएंगे, तो हम आपको जरूर जानेंगे। और उन्होंने ये मंत्र दिया कि काम करके ही मेरा दिल जीत सकते हैं, और हम सब मिल करके वैसा काम करेंगे कि उनको अच्छा लगे कि हमने अच्छा टीम बनाया। हमारे साथ सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं इस खबर पर। नीतीश, जो इस वक्त चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे हों या फिर कैबिनेट का पदभार संभाल रहे हों, इसमें कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करें तो ये कैसा दिखाई देता है? क्या एग्जैक्ट वैसा ही कास्ट कॉम्बिनेशन जैसे हमने मोदी 2.0 में देखा था? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी करीब है, तो जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर जो है कैबिनेट का गठन किया गया है। पिछली बार भी इस तरह की तस्वीर थी और अभी भी है। यह भी संभव है कि कुछ और जातियों को जगह मिले, यानी कुछ और मंत्रियों का जब विस्तार हो तो शायद उसमें उनको जगह मिले। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है कैबिनेट का स्वरूप, आप देखिए, गिरिराज सिंह बिहार में भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहार जाति के बड़े नेता हैं और साथ ही साथ हिंदुत्व का भी एक चेहरा है। तो नतीजे जो आए
उसमें इसको देखा गया कि कहीं हिंदुत्व की धारा कमजोर न हो, हिंदुत्व कहीं हारा हुआ ना दिखे, और दूसरी तरफ भूमिहार जाति भी सत्ती है। तो गिरिराज सिंह दो मकसद से एक साथ यहाँ नजर आते हैं। इसके अलावा आप दूसरे चेहरे की बात करें, नित्यानंद राय यादव जाति से आते हैं। ये सही है कि बिहार में MY वोट जो है मुस्लिम यादव का गठजोड़ है, लालू यादव की उस पर पकड़ है, लेकिन बीजेपी को भी यादव वोटों का साथ मिलता रहा है। नित्यानंद राय यदि वहाँ से जीते भी हैं उजियारपुर से, तो उनको यादव समाज का वोट मिला है। नित्यानंद राय अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, तो उनको भी इस बार जोड़ा गया है। और अलग अलग जातियों का आप देखिए, चिराग पासवान जाति पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। जीतन राम माझी समाज के अच्छे नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो एक जो जातीय गठजोड़ दिखाई दे रहा है, आप देखिए सवर्ण का, अति पिछड़ी जातियों का, या फिर कहें दलित का, और ख़ास तौर से आप एक और चेहरे की बात करें, यदि जो अति पिछड़ी जाति से रामनाथ ठाकुर आते हैं, 36% आबादी है बिहार में अति पिछड़ी जातियों की, तो रामनाथ ठाकुर को, जिनके पिता कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको भारत रत्न दिया गया। एक तरीके से नीतीश हम ये कह सकते हैं दलित, महादलित, OBC, इसके अलावा अगड़ी जाति, अभी फिलहाल इसमें सभी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सभी कास्ट का रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, इस पर भी हम आपको डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि बात बिहार की हो रही है, चिराग पासवान जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। मोदी 2.0 में जमुई से सांसद बने थे, लेकिन इस बार पहली बार वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है? इनके पिता रामविलास पासवान, चूंकि अगर देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये मिनिस्ट्री वो संभाल चुके हैं, तो क्या चिराग पासवान को यही मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, एक सवाल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं, इस पर भी सभी की नजर है। सिंधिया UPA सरकार में मंत्री रह चुके हैं। UPA में जहां सिंधिया को दोनों बार राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, मोदी सरकार में उन्हें कैबिनेट रैंक दी गई। सिंधिया अगर मोदी 2.0 की बात करें तो सिविल एविएशन स्टील मिनिस्ट्री ये मंत्रालय संभाल चुके हैं। बड़ा सवाल इस बार, क्या यही मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा या फिर कुछ बदलाव यहां पर दिखाई देता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमने नाम लिया, मध्य प्रदेश के गुना से जीत दर्ज करने वाले, OBC समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है, आज शाम तक का इस पर भी इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश से एक और दिग्गज चेहरा इस वक्त आपके सामने, शिवराज सिंह चौहान। पिछली सरकार के दोनों कृषि मंत्री चूंकि बाहर हैं, इसलिए एक बड़ा सवाल कि क्या उन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप जानते हैं अर्जुन मुंडा, जो अभी तक अतिरिक्त प्रभार कृषि मंत्रालय का संभाल रहे थे, वो ये चुनाव हार गए हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर, जो अर्जुन मुंडा से पहले कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश असेंबली में स्पीकर बनाए जा चुके हैं। इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, हैवीवेट मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं कृषि मंत्रालय की। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को क्या यह जिम्मेदारी दी जा सकती है? शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बड़ा है, करीब 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये कयास हैं, अब मंत्रालय मिलता कौन सा है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कयास जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये संभावना दिखाई देती है। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये सांसदी का चुनाव चल ही रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था तो संकेत दिया था कि कृषि क्षेत्र में आपकी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो प्रशंसा योग्य रही हैं। इंडिकेशन साफ तौर पर मिलना चालू हुआ था। 6 बार सांसद है, 5 बार के विधायक हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, 16.5 साल का मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल है। हैवीवेट मिनिस्ट्री देना निश्चित तौर पर बनता है। जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को कम से कम 5 बार कृषि कर्मन अवार्ड मिला है उनके नेतृत्व में, इसके अलावा किसान पुत्र भी कहे जाते हैं, तो मान के चला जा सकता है कि कृषि मंत्रालय उन्हें मिला जाए। लेकिन एक दूसरा हैवीवेट मंत्रालय भी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाकर नारी शक्ति के लिए काफी काम किया है, तो इस तरीके के कयास भी लगाए जा सकते हैं कि महिला बाल विकास जैसा मंत्रालय में उनकी भूमिका किस तरीके से रहती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, नगरीय विकास मंत्रालय, तमाम ऐसी चीजें, क्योंकि जिस तरीके की
योजनाएं वो लाते रहे हैं पूरा अक्रॉस द स्टेट, उस पर फर्क पड़ता रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो कृषि मंत्रालय की बात मानी जा सकती है कि जिस पर जोर है, क्योंकि इससे पहले यही मंत्रालय मध्य प्रदेश के पास था। ऐसे में तकरीबन 16.5 साल का अनुभव है कृषि के क्षेत्र में, 5 बार जी, एक अवार्ड और मध्य नाम प्रदेश को मिला है। अनुराग ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उन्होंने भी शानदार जीत दर्ज की। और मध्य प्रदेश में जब तख्ता पलट हुआ था तो उनकी क्या भूमिका थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है 4 बार के सांसद हैं, मंत्रालय भी 4 बार संभाल चुके हैं, युवा चेहरे हैं। ऐसे में युवा खेल कल्याण एक ऐसा विभाग है जो तमाम समर्थक बात करते हैं। हालांकि उन्हें भी हैवीवेट मिनिस्ट्री की बात कही जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बात चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए तमाम एयरपोर्ट पर काम किया है, युवा चेहरे हैं, विदेश नीति के भी जानकार हैं, विदेश पे जाकर भी जब भारतीय फंसे यूक्रेन से लाने का काम भी उन्होंने किया। तो ऐसे में माना जा सकता है कि तमाम वो मंत्रालय जिसमें युवा एनर्जी लगाई जा सकती है वो उन्हें मिले। स्पोर्ट्स एक ऐसा मंत्रालय है जिसकी बात चल रही है, समर्थक कह रहे हैं कि आगे आना चाहिए। जो नगरीय विकास मंत्रालय है उसकी भी बात चल रही है। हालांकि ये सभी बात कयास है, शाम तक जब तक मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, इंतजार किया जाएगा। अनुराग, आपका भी ग्वालियर क्षेत्र में और नीतीश, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।